स्टार्ट करते हैं फिर जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग के बीपीपी किट के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है? तो वन बाय वन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। नंबर वन, जॉब कॉस्ट आर कलेक्टेड सेपरेटली वेयर एज प्रोसेस कॉस्ट आर एवरेजेस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जॉब की कॉस्ट, हर जॉब एक दूसरे से यूनिक होती है, तो उसकी जॉब को कॉस्ट को हम रहता सेपरेट करते हैं, जबकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में एवरेजेस ही देते हैं। अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट यूनिट्स कॉन्सेप्ट में क्या होता था, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ही हम देते थे। तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है कि प्रोसेस कॉस्ट में हम एवरेजेस लेते हैं, जबकि जॉब कॉस्ट को हम अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, इन अ जॉब कॉस्टिंग direct cost of job can be ascertained from material requisition note and job cost card और time sheets। ascertained का मतलब होता है फाइंड आउट, डिटरमिन। ये कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन में वर्ड भी यूज हुआ था। तो वो कह रहा है कि जॉब कॉस्टिंग में जो डायरेक्ट कॉस्ट है जॉब की, वो आप पता लगा सकते हो मटेरियल रिक्विजिशंस के थ्रू, जॉब कॉस्ट कार्ड के थ्रू और टाइम शीट के थ्रू। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जॉब कॉस्ट में जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कैसे पता करोगे? आप देखोगे कि यार हमने जो प्रोडक्शन के लिए या जॉब करने के लिए जो मटेरियल मंगवाया था, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हमने भेजी थी, वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट उसे कहते हैं। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट से मैं अंदाजा हो जाएगा कि कितने डॉलर का या कितनी वैल्यू का हमने मटेरियल मंगवाया है। तो डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जॉब कॉस्ट कार्ड से और टाइम शीट से भी हम जॉब से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है वो हम निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इन तीन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि यार जॉब में ये कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट कॉस्ट ये लगी है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फिर थर्ड है, इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड अबाउट वर्क पासिंग थ्रू अ प्रोसेस एंड वर्क रिमेनिंग इन ईच प्रोसेस। यस, प्रोसेस कॉस्टिंग में आप यही करते थे कि एक पीरियड के लिए जो है कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते थे कि इस पीरियड से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है। तो हमें पता होना जरूरी था कि यार फिनिश यूनिट्स कितने हैं, फिनिश यूनिट पे कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, उस पर कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, और उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और डी वाली जो है, इन बोथ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू नॉर्मल प्रोडक्ट कॉस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। ये काम सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग में ही होता था, जॉब कॉस्टिंग में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता था नॉर्मल लॉस का। इसने क्योंकि दोनों का लिखा हुआ है इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। उसके बाद वो कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग? इनमें से जॉब कॉस्टिंग का क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी स्टेटमेंट? तो पहला है, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द कस्टमर। यस, मैंने बताया था आपको कि जॉब कॉस्टिंग जो है कस्टमर के, अगर हमने वर्क जो करना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करना है तभी हम जॉब कॉस्टिंग यूज करते थे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी नीचे से लिखा हुआ है, एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लो कॉस्ट आइटम्स। तो ये तो जॉब कॉस्टिंग नहीं है, इससे तो मुझे प्रोसेस कॉस्टिंग का पता चल रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट आर चार्ज यूजिंग वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग है जिसमें प्रोडक्ट को वैल्यू करते थे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे। और कॉस्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस इन द पीरियड। तो ये एक तरह का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि जो कॉस्ट होती थी उसको हम ओएआर के थ्रू जो है ना यूनिट्स पे इंक्लूड कराते थे। तो ऑप्शन ए जो है ना वो फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जॉब कॉस्टिंग का। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? नंबर वन स्टेटमेंट है, अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ स्पेसिफिक जॉब। यस, ये अभी हमने ऊपर बात कर ली कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट से हमें पता चल सकता है कि यार इस जॉब को करने के लिए हमने स्टोर से कितना मटेरियल मंगवाया था, तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ टिपिकल जॉब कॉस्ट विल कंटेन एक्चुअल कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ऑफन एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। जॉब कॉस्ट में आपके पास एक्चुअल कॉस्ट होती है मटेरियल की, यस, लेबर की भी होती है, यस। प्रोडक्शन ओवरहेड का यहाँ पर प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो होते थे, अगर आपको याद हो, कि उनको हम ओएआर के थ्रू एब्जॉर्ब करवाते थे। हर जॉब का सेपरेट आप प्रोडक्शन ओवरहेड आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन टोटल होता था, हम उसको ओएआर के थ्रू एक जॉब में शामिल करवाते थे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार जॉब का सेपरेट ओवरहेड क्या है। तो इस वजह से जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, इस प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप जो है देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन टोटल होते थे। अब एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं। अब डिफरेंट जॉब्स हो रही हैं। अब हर जॉब का तो हम नहीं कह सकते ना प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, वो तो हम टोटल देखेंगे कितनी जॉब्स हैं और कोई वैलिड एब्जॉर्प्शन बेसिस यूज करके हम ओएआर के थ्रू जॉब में शामिल कराएंगे। इसीलिए जो है ना ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है सिर्फ इस चीज की वजह से कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आप पता कर सकते हैं जॉब कॉस्ट से, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें इंक्लूड नहीं होगा, हमें इसको शामिल कराना पड़ेगा
OAR यूज करके कि एक एक जॉब पे कितना ओवरहेड्स का शेयर आना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट ठीक लिखी है, लेकिन सिर्फ ये वर्ड जो है ये गलत है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। वन ओनली इसका आंसर होगा। ये क्लियर है? सेकंड पॉइंट ये थोड़ा ट्रिकी था। सही है। इसके बाद the following information relates to job 2468 which is being carried out by the AB company to meet a customer's order। ये जॉब है, उससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट है ये सारी आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपने बस बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी है जॉब की। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपने सिंपली जो है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी दोनों की कॉस्ट को जो है ना ऐड कर देना, क्योंकि ये काम करने के लिए दो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो टोटल कॉस्ट में यहीं से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल इस जॉब को करने के लिए डिपार्टमेंट ए वालों का 5,000 का लगा था, डिपार्टमेंट बी वालों का 3,000। तो डायरेक्ट मटेरियल का जो है वो आ जाएगा 8,000 कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर आवर्स जो थे वो 400 आवर्स लगे थे डिपार्टमेंट ए के इस काम को करने के लिए, 200 आवर्स लगे थे डिपार्टमेंट बी के इस काम को करने के लिए। और पर आवर जो उनको पैसे मिले थे वो 4 मिले थे और डिपार्टमेंट बी वालों को 5 मिले थे। तो डायरेक्ट लेबर में कैसे निकालूंगा कि ये तो आ गया मेरे पास मटीरियल, ठीक है। उसके बाद लेबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 400 आवर्स से और एक आवर का $4 मिला था डिपार्टमेंट ए वालों को, यानी कि डिपार्टमेंट ए वालों का 1600 हो गया, प्लस डिपार्टमेंट बी वाले जो थे वो 200 घंटे काम कर रहे थे और पर आवर उनको 5 मिल रहा था। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4 1600, और उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो 2600 जो है ना टोटल लेबर लग गया। उसके बाद ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि पर डायरेक्ट लेबर आवर चार्ज हो रहे हैं, ओवरहेड्स पर डायरेक्ट लेबर आवर चार्ज हो रहे हैं, और कितने 4। इसका मतलब है एक लेबर आवर के हिसाब से आपने 4 शामिल करवाना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। तो लेबर आवर जो है डिपार्टमेंट ए के थे 400, और एक के हिसाब से आपने 4 शामिल कराना है। फिर दूसरे प्लस जो डिपार्टमेंट बी के लेबर आवर थे वो 200 थे, और एक के इस एक आवर्स के हिसाब से आपने 4 इंक्लूड करना है प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो मल्टीप्लाई बाय 4। 400 मल्टीप्लाई बाय 4 1600 आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800 आ जाएगा। तो 1600 प्लस 800 आपके पास 2400 आ जाएगा। और लास्ट में जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और अदर कॉस्ट लगती है, जिसको आप नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2600 है। इन सब को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो ये हो जाएगी 2600 और 2400 5000, और 5000 और 8000 13,000, और 15,600 प्लस 2600, तो 15,600 आपका आंसर होगा। इसमें ये ओवरहेड्स वाली एडजस्टमेंट थी थोड़ी समझने वाली। तो ये क्लियर है ये क्वेश्चन भी आपको? इसके बाद आगे मूव करते हैं। इस किस्म का क्वेश्चन कैप्लन किट में भी हमने किया था। इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चन रिलेटेड है, 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है ये सेम डाटा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट ओवरहेड शुड बी एडेड टू जॉब नंबर CC20 फॉर द पीरियड। तो जॉब नंबर CC2 में आपने ओवरहेड्स कितने शामिल करवाने हैं, जॉब नंबर CC2 में आपने इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी शामिल करानी है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। A firm makes special assemblies to a customer orders and use job costing. The data for the period are 3 जॉब्स हैं, तीनों का डाटा दिया हुआ है कि ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, मटेरियल जो आपने ऐड किए वो कितने थे, लेबर की कॉस्ट कितनी थी। ओवरहेड्स उसने बताया हुआ है कि टोटल 126,000 थे। और ओवरहेड्स आप एब्जॉर्ब करवाते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब होता है शामिल करवाते हैं लेबर आवर्स के हिसाब से। और लेबर आवर्स भी आपको बजटेड यहाँ पर दिए हुए हैं कि इतने लेबर आवर्स हैं। सिंपली आपने OAR निकालना है। OAR आपको बताएगा कि जी हर पर आवर पर आवर आपने कितना जो है शामिल करवाना है, और जिस रेलिवेंट जॉब के हमने ओवरहेड्स निकालने हैं हम निकाल लेंगे। OAR का फॉर्मूला आपको पता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एब्जॉर्प्शन बेसिस। बजटेड ओवरहेड्स 126,000 टोटल गिवन है हमें, और बजटेड एब्जॉर्प्शन बेसिस उसने बताया हुआ है कि लेबर आवर्स है, और लेबर आवर्स इंडिविजुअल हमें गिवन है, हमने टोटल निकालने हैं इसके। तो 580 प्लस 140 प्लस 984 आपको दे देगा 1704।
तो मैं इसको 1704 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो ओ ए आर आ जाएगा वो आ जाएगा 126,000 डिवाइडेड बाय 1704। ये आ जाएगा तकरीबन 73.94 आ रहा है, 73.9436। तो मैं इसको 73.94 ही लिख देता हूँ, 73.94 पर आवर। एक आवर के हिसाब से आपने 73.94 शामिल कराना है। तो अब किसके ओवरहेड्स आपने निकालने हैं? CC20 के। तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब आपने निकालने हैं। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब का मतलब होता है कितने ओवरहेड्स शामिल करने। ऐड करने का भी मतलब ये है कि कितने शामिल करने हैं। तो उसका फॉर्मूला था ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ओ ए आर जो है वो आपका है 73.94, और आपने जॉब CC20 के निकालने। तो एक घंटे के हिसाब से आपने 73.94 शामिल कराना है। तो टोटल जो CC20 के घंटे हैं वो 984 है। तो 984 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 984 से, तो आपके पास तकरीबन 72,760 आ रहा है। तो ये क्लोजेस्ट जो है वो डेसिमल की वजह से हो गया होगा। तो सी जो है ना आपका आंसर होगा 72,761। ये डेसिमल की वजह से राउंड ऑफ हो गया, तो नियरेस्ट जो है ना यही है 72,761। इसमें मैंने ये किया कि जो 984 है इसको मैंने, जो पूरा आंसर मेरे पास कैलकुलेटर से आया था ना, उस सबसे मल्टीप्लाई किया। तो 72,760.56 आ रहा है। तो उसने नियरेस्ट डॉलर का बताया हुआ, तो 0.56 है, इसका मतलब है कि अगला फिगर होगा। और वैसे भी बाकी सारी ऑप्शंस डिफरेंट है, तो यही आपको पता है कि नियरेस्ट बन जाएगा। ये चीज क्लियर है आपको? क्वेश्चन 8.5 क्लियर है? इसके बाद अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि जॉब नंबर BB15 जो है वो कंप्लीट होगी थी, मुकम्मल होगी। तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालें। जॉब नंबर BB15 की टोटल कॉस्ट निकालें। जॉब नंबर BB15 की मैं यहाँ पर कॉस्ट निकालता हूँ BB15 की। सबसे पहले मुझे बताइए कि उसकी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कितनी थी? वो थी 42,790। उसके बाद उसमें जो मटेरियल्स की कॉस्ट थी वो जीरो थी, ठीक है, मटेरियल्स की कोई कॉस्ट नहीं थी जॉब BB15 में। उसके बाद लेबर की जो कॉस्ट थी वो थी 3500। और एक और कॉस्ट है वो है ओवरहेड्स की। टोटल कॉस्ट बतानी है तो ओवरहेड्स की कॉस्ट भी शामिल करानी है। ओवरहेड्स की कॉस्ट शामिल करानी है, और आपको पता है कि ओ ए आर ये है। तो सिंपली आप ओ ए आर जो है कि पर आवर ओवरहेड 73.94 शामिल होना चाहिए लेबर का। और जॉब BB15 को करने के लिए कितने चाहिए हमें? लेबर आवर्स 140 चाहिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 140 के साथ। तो 140 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ओवरहेड्स आपके पास आ जाएंगे 73.94 टाइम्स 140। तो ये तकरीबन आ रहा है 10,352 आ रहा है, 10,352। 10,352 आपके ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई जो कि जॉब में शामिल होनी चाहिए। अब इस सब को मैं टोटल कर लेता हूँ, 10,352 प्लस 3,500 एंड देन प्लस 42790। ये 56,641.6 आ रहा है। तो 56,642 है, 42 होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा 8.6 का। क्लियर है 8.6 भी? बस इसमें आपने ओवरहेड्स को जो शामिल करवाना है ना, वो एक ट्रिकी पार्ट है। ओवरहेड्स को शामिल कराने का उसने तरीका आपको बताया हुआ है। एब्जॉर्प्शन बेसिस आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज करनी है, बस आपने उसके थ्रू ही सॉल्व कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी चीज से रिलेटेड है, कि जॉब नंबर A10 और जॉब नंबर CC20 अभी इनकम्प्लीट थी, यानी कि मुकम्मल नहीं हुई हुई थी। तो आपने बताना है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू क्या है। लेकिन किसका बताना है? जॉब AA10 का, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम स्टेटमेंट पढ़ के बंदा सोचता है कि यार A10 CC20 कंप्लीट रही थी, तो वो दोनों की वैल्यू निकाल लेता है। लेकिन रिक्वायरमेंट का पढ़ना जरूरी है। उसने ऊपर बताया हुआ है कि दोनों इनकम्प्लीट है, लेकिन मुझे बस तुम वैल्यू जो है ना AA10 की बता दो कि कितनी है। तो वैल्यू मैंने निकालनी है, तो मैं AA10 की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ साइड पे। वही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये काम इनकम्प्लीट है, तो बस इस काम से एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट है सारी वो इसकी क्लोजिंग, जो काम अभी इनकम्प्लीट है उसको आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हो, और उसकी जो कॉस्ट है उसको आप वैल्यू कहते हो।
तो सिंपली आपने AA10 की टोटल कॉस्ट बतानी है, वही वैल्यू हो जाएगी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, क्योंकि AA0 इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट चीज को आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही बोलते हो। तो जॉब AA10 उसमें है पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 26,800 का, एक तो कॉस्ट ही आ गई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 26,800। फिर मटेरियल्स आ जाएंगे आपके 17,275। के बाद जो है लेबर आ जाएगा 14,500 का, 14,500 का। फिर आपने ओवरहेड शामिल करवाने, और ओवरहेड्स आपको पता है OAR 73.94 है कि पर आवर हर जॉब हर पर लेबर आवर 73.94 आपने शामिल करवाना है ओवरहेड्स का। टोटल जो आवर्स हैं जॉब AA10 के वो 580 हैं। तो 580 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 73.94 मल्टीप्लाई बाय 580 मुझे दे रहा है 42885। 42885 में सबको ऐड कर देता हूँ। 42885 प्लस 14,500 प्लस 17,275 प्लस 26,800, तो ये 101,460 मुझे दे रहा है। तो नियरेस्ट यही है 101,462। तो इसका भी आंसर जो है वो सी होगा। क्लियर है ये चीज? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, कैप्टन में भी किया था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बस बताना था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो जॉब जो कि इनकम्प्लीट है, और अगर उसकी वैल्यू वो पूछ रहा है तो बस सारी कॉस्ट उससे एसोसिएटेड जो है वो आप बता दो। अब अगला क्वेश्चन जो है 8.8, ये भी इसी से रिलेटेड है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो कह रहा है कि अ फर्म यूजेस जॉब कॉस्टिंग एंड रिकवर ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर। एक जो फर्म है वो जॉब कॉस्टिंग यूज करती है और डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे ओवरहेड्स को रिकवर करती है, यानी कि डायरेक्ट लेबर आवर्स उसने नहीं लिखा हुआ। तो आपने OAR में डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे जो है ना आपने OAR निकालना है, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है जॉब 1 का भी, जॉब 2 का भी और जॉब 3 का भी। ओवरहेड्स जो है वो 140,000 है, ठीक है, बजट ओवरहेड्स। अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। वो कह रहा है कि जॉब्स 1 and 2 वर ओनली इनकम्प्लीट जॉब्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। जॉब्स 1 and 2 वो इनकम्प्लीट थी, उनकी वैल्यू बता दो। तो बस वही हमने काम करना है कि जॉब 1 and 2 से एसोसिएटेड कॉस्ट देखनी है कौन कौन सी हैं, और बस टोटल कर देना है तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जॉब 1, फिर मैं लिखता हूँ जॉब 2। मैं जॉब 3 की भी कर लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने जॉब 3 से एसोसिएटेड चीज पूछी हुई है, तो मैं इकट्ठी निकाल लेता हूँ। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो मुझे दिया हुआ है 8500 जॉब 1 का, इसका कोई भी नहीं है, इसका है 46,000। फिर मटेरियल जो है मुझे वो दिया हुआ है 17,001 जॉब 1 का, 29,025 जॉब 2 का, और जीरो जो है वो जॉब 3 का है। फिर जो लेबर है वो है 12,500 का, देन 23,000, देन 4,500। ओवरहेड्स मैंने शामिल करवाने हैं, और ओवरहेड्स शामिल करवाने की बेसिस क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर उसने कहा है, आवर्स नहीं बोला हुआ। अब सिंपल तरीका वही हमने यूज करना है। OAR में निकालता हूँ, ठीक है। OAR यहाँ पर मैं साइड पे यहाँ पर निकाल लेता हूँ। OAR इज इक्वल टू ओवरहेड जो कि 140,000 है, और एब्जॉर्प्शन बेसिस उसने कहा है कि रिकवर का मतलब ये है ना कि उसको कॉस्ट को रिकवर कैसे करना। कॉस्ट को रिकवर करने का तरीका ये है कि इन ओवरहेड्स की कॉस्ट को मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कर दूं या जॉब की कॉस्ट में शामिल कर दूं। और जब मैं वो जॉब करूंगा तो ये, जब जॉब करूंगा कस्टमर से वो कॉस्ट मेरी रिकवर हो जाएगी। जब मैं उसको सेलिंग प्राइस चार्ज करूंगा तो इस कॉस्ट में प्रॉफिट अपना ऐड करूंगा, और कस्टमर से वो पैसे लूंगा तो कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट रिकवर का मतलब यही है कि आपने कितने शामिल करवाने हैं। तो 140,000 आपके ओवरहेड्स हैं और आपने डायरेक्ट लेबर की बेसिस पे कराने। आप टोटल डायरेक्ट लेबर ले लें तीनों जॉब्स का, तो 12,500 प्लस 4,500 आपको दे देगा 17,000, 17,000 प्लस 23,000 आपको दे देगा 40,000। तो इसका मतलब है 40,000 जो है वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो एब्जॉर्प्शन बेसिस 40,000 हो गया। और मैं इसका आंसर निकालता हूँ तो
140,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो इसका आंसर है 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर $1 जो है डायरेक्ट लेबर का जिस जॉब पे लगता है, हर $1, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट लेबर डॉलर में लिया ना, आवर तो नहीं लिया, तो इसका मतलब ये है OAR का कि हर एक जो डॉलर लगेगा ना डायरेक्ट लेबर का किसी जॉब पे, उसके अगेंस्ट 3.5 ओवरहेड्स आपने उसमें शामिल कराने हैं। तो ये इसका मतलब है। तो मैं ओवरहेड्स निकालता हूँ तीनों जॉब का। जॉब जो 1 है उसका मैं कैसे निकालूंगा? 3.5, एक डायरेक्ट लेबर पर डायरेक्ट लेबर $1 पर $1 कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर 3.5 शामिल होगा, और जॉब 1 का डायरेक्ट लेबर कितना है? 12,500। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,500 से, इसके पास इससे मेरे पास जॉब 1 की आ जाएगी। जॉब 2 के लिए मैं 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 23,000 से, क्योंकि $1 में के हिसाब से 3.5 शामिल होनी चाहिए, तो 23,000 के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 23,000 से। देन जॉब 3 के लिए मैं 3.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4,500 से। अब कैलकुलेशन में करता हूँ, 3.5 टाइम्स 12,500, जॉब 1 का मेरे पास आ जाएगा 43,750, ओवरहेड्स आ गए 43,750। जॉब 2 के लिए 3.5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 23,000 से, 3.5 टाइम्स 23,000, 80,500 आ गया। और जॉब 3 के लिए मैं 3.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4,500 से, तो ये आ जाएगा 15,750। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई तीनों जॉब की, 15,750 है, 15,750। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई तीनों जॉब्स की। अब आप 15,750 और 80,500 और 43,750 को आप ऐड करें, तो आपका आंसर जो है वो 140,000 के बराबर ही आ जाएगा, जो कि ओवरहेड्स हैं। तो हम यही तो काम कर रहे हैं ना, कि ओवरहेड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट जॉब्स में, कि किस जॉब में ओवरहेड्स का कितना हिस्सा आना चाहिए, ओवरहेड्स की कितनी कॉस्ट किस जॉब में आनी चाहिए, और उसके लिए एब्जॉर्प्शन बेसिस हमने यूज की डायरेक्ट लेबर। हमने कहा कि हर जॉब का जो एक डायरेक्ट लेबर है ना, उसके बदले ओवरहेड्स का उसमें 3.5 शामिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने डिवीजन करनी है। अब पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि जॉब 1 और 2 इनकम्प्लीट है, उनकी वैल्यू बताओ। तो सिंपली जॉब 1 एंड 2 से एसोसिएटेड जो कॉस्ट है उनको आप टोटल कर लें, और उनकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो जॉब 1 जो है उसकी कॉस्ट में लेता हूँ, टोटल आ जाएगी 3,885 8,500 प्लस 17,150 प्लस 12,500 प्लस 43,750, ये आ जाएगी 81,900। फिर जॉब 2 जो है उसकी होगी 29,025 प्लस 23,000 प्लस 80,500, ये आ जाएगी 132525। 132525, 132525, दोनों की मैं ऐड कर दूंगा, 132525 प्लस 81,900, एक मिनट, 81,900 प्लस 132525, ये बन रही है 214,425। 214,425 हमारा आंसर होगा, 214,425, क्योंकि ये उस टाइम से पूछा हुआ था कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू बताओ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो काम जो कि अभी साल के आखिर में काम है, उस पर भी जारी है, काम जारी है, इसका मतलब है अभी वो मुकम्मल नहीं है। ठीक है, तो जॉब 1 और 2 मुकम्मल नहीं थी और उनकी वैल्यू बतानी थी, तो उनसे एसोसिएटेड जितनी भी कॉस्ट है वो मैंने निकाली पहले, और मैंने उनको ऐड कर दिया, तो वही उनकी वैल्यू बन गई। ऐसे आपने सॉल्व करना है। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है कि जॉब 3 जो है वो आपने कंप्लीट की ड्यूरिंग द पीरियड, और उसमें आपने 2,400 आइडेंटिकल सर्किट बोर्ड्स बनाए। तो वो ये पूछा कि कॉस्ट पर यूनिट बता दो सर्किट बोर्ड का। आसान तरीका ये है कि आप कॉस्ट पहले निकालेंगे, जॉब 3 को करने की कॉस्ट कितनी थी, तो वो थी 46,000 प्लस 4,500 प्लस 15,750, ये आ जाएगी 66,250। तो जॉब 3 को करने की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 66,250, और जॉब 3 में आपने 2,400 सर्किट बोर्ड्स बनाए, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? वो होगी 66,250 डिवाइडेड बाय 2,400।
तो 66,250 डिवाइडेड बाय 2,400 आपको दे देगा 27.604। तो नियरेस्ट 27.60 है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर होगा। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चंस? ये तीनों पार्ट्स क्लियर है? ये देखें, बड़ा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था। एग्जाम में तो आपको जाहिर सी बात है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट दी हो, सिनारियो दिया होगा और उनमें से एक आध कुछ भी पूछ सकता है। तो सारी बेसिस जो है ना इस किट के क्वेश्चन आपकी कवर हो जानी चाहिए। आगे मूव करते हैं अब 8.10 पे। अब 8.10 में वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर बैच ऑफ 300 बाइंडर्स। 300 बाइंडर्स के बैच की क्या कॉस्ट होगी? तो पी कंपनी है, वो रिंग बाइंडर्स बनाती थी, ठीक है। इम्पोज विद कस्टमर्स ओन लोगो। अ कस्टमर हैज ऑर्डर अ बैच ऑफ 300 बाइंडर्स। अब कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 300 बाइंडर्स का बैच बना के दो। अब ये जो डाटा आपके पास दिया है मैंने, ये सिर्फ 100 बाइंडर्स का दिया हुआ है कि 100 बाइंडर्स के बैच की ये कॉस्ट है। आपने निकालनी है 300 बाइंडर्स की। तो ये 100 की कॉस्ट है, तो यहाँ पर मैं 300 लिखता हूँ, 300 की निकालता हूँ। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है 100 बाइंडर्स को बनाने का 30 लगता था। तो 300 बाइंडर्स बनाने का जाहिर सी बात है 300 टाइम्स 3 लगेगा, क्योंकि 100 का 30 है, तो 300 का 330 मल्टीप्लाई बाय 3, 90। तो 300 बाइंडर्स की कॉस्ट जो है आपकी मटेरियल्स की 90 आ गई। 100 बाइंडर्स के लिए जो आपकी वेजेस लगती थी वो लगती थी 10। तो 300 के लिए कितनी लगेंगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30। देखिए, मटेरियल और वेजेस मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। तो 100 बाइंडर्स को बनाने की कॉस्ट अगर 30 है डायरेक्ट मटेरियल की, तो 300 की 90 हो जाएगी। इसी तरह 100 बाइंडर्स के लिए जो लेबर को आप तनख्वाह देते हो वो $10 देते हो, तो 300 बाइंडर्स बनाने के लिए लेबर को आप 30 दोगे, ट्रिपल हो जाएगा। मशीन सेटअप की जो उसने बात की है कि मशीन सेटअप जो है वो एक फिक्स बैच कॉस्ट है। फिक्स बैच कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट फिक्स रहती है हर बैच की। चाहे आप 400 का बैच बनाए, 200 का बैच बनाए, वो एक ही दफा आपको सेटअप पे कॉस्ट लगानी पड़ती है, और वो $3 है। इसका मतलब है मशीन सेटअप की कॉस्ट जो है वो फिक्स है, तो वो 3 ही रहेगी। इसी तरह डिजाइन और आर्टवर्क जो है आपका, उसकी कॉस्ट 15 है, और वो भी उसने फिक्स बैच कॉस्ट लगाई हुई है, तो वो भी 15 रहेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा ये ट्रिक थी। फिक्स बैच कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जो मर्जी बैच बनाए, जितने मर्जी का बैच बनाए, वो वन टाइम आपको कॉस्ट लगानी पड़ती है और वो फिक्स होती है। तो फिक्स है तो इसका मतलब है चाहे मैं 300 का बनाऊं वही कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा एक और उसने कॉस्ट दी हुई है कि पी कंपनी एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। पी कंपनी जो है वो जो ओवरहेड्स है उसको एब्जॉर्ब करवाती है एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट। कि जो डायरेक्ट वेजेस की आप तनख्वाह देती है उसका 20% जो है ना, वो एज एन ओवरहेड शामिल कराती है कंपनी। अगर मैं यहाँ पर ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालूं, तो डायरेक्ट वेजेस का 20% है, तो डायरेक्ट वेजेस मेरी 300 बाइंडर्स की 30 है, ठीक है। तो 30 है और इसका 20% आप ओवरहेड शामिल कराते हो, तो 30 का जो 20% है, 30 टाइम्स 2, 6 आपका आ जाएगा। ये अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया। एब्जॉर्ब का मतलब है शामिल कराना, और शामिल कराने का उसने तरीका बताया हुआ है कि डायरेक्ट वेजेस का 20%। डायरेक्ट वेजेस 300 बाइंडर्स की 30 है। कंफ्यूजन में लोग ये 10 ले लेते हैं, लेकिन हमने 300 बाइंडर्स की कॉस्ट निकालनी है तो हमने ये लेनी है। तो 300 का 30 का जो 20% है, डायरेक्ट वेजेस 30 है, उसका 20% 6 है। तो ये भी कॉस्ट आ गई। इस सबको मैं ऐड करूंगा, 120, 123, 138 और 6, 144। 144 जो है वो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये चीज क्लियर है? इसके बाद स्मॉल मैनेजमेंट पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर असाइनमेंट नंबर 652? 652 असाइनमेंट को करने की टोटल कॉस्ट आपके लिए क्या होगी? तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। अ स्मॉल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। OAR पर कंसल्टिंग आवर, कि आप जो कंसल्टेंट कंसल्टिंग देता है, 1 घंटे के हिसाब से जो ओवरहेड जो है ना आपने 12.5 शामिल कराने। सैलरी जो है सीनियर बंदे की पर आवर 20 है कंसल्टेंट की, और जूनियर कंसल्टेंट की पर आवर 15 है। अब वो कह रहा है कि एक असाइनमेंट आई है, असाइनमेंट नंबर 652, जिसमें आपको 86 आवर्स, सीनियर कंसल्टेंट के 86 आवर्स लगे हैं उस असाइनमेंट के लिए, और जूनियर कंसल्टेंट के 220 आवर्स लगे, यानी कि जूनियर को 220 घंटे देने पड़े,
और सीनियर को 86 आवर्स देने पड़े। तो कॉस्ट क्या होगी इस असाइनमेंट की? कॉस्ट मैं निकालता हूँ असाइनमेंट की। सबसे पहले तो सैलरी कंसल्टेंट को आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, तो सैलरी आपने निकालनी है। सीनियर कंसल्टेंट जो है उसके 86 आवर्स लगे हैं, और सीनियर कंसल्टेंट को आप 1 घंटे का कितना दे रहे हो? $20 दे रहे हो। तो 86 टाइम 20 जो है वो आपके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीनियर सैलरी। फिर जूनियर की जो सैलरी है, जूनियर कंसल्टेंट को 220 घंटे लगे और पर आवर आप उसको 15 देते हो, तो ये जूनियर कंसल्टेंट्स की सैलरी आ गई। प्लस जो तीसरी चीज है ओ ए आर। ओ ए आर उसने ये नहीं कहा कि पर जूनियर कंसल्टेंट या पर सीनियर कंसल्टेंट, उसने कहा है कि पर कंसल्टिंग आवर, कि 1 घंटा जो आप कंसल्टिंग देते हो ना बंदे को, उसके हिसाब से आपने 12.5 जो है वो ओ ए आर शामिल कराना है। ओ ए आर शामिल करवाने के लिए मैं टोटल आवर्स देख लूंगा कंसल्टिंग के, तो टोटल आवर्स कितने होंगे? 86 प्लस 220, यानी कि 306 घंटे। और पर आवर जो है आपने 12.5 शामिल कराना है, तो 306 घंटों का 12.5। तो ये तीन कॉस्ट आ जाएगी असाइनमेंट नंबर 652 की। अब मैं इसका आंसर्स निकालता हूँ। इसका आ जाएगा 86 टाइम 20, 1720। जूनियर की आ जाएगी 220 टाइम्स 15, 3300। और आपका जो सीनियर है, उस आपका जो ओ ए आर है वो आ जाएगा 306 टाइम 12.5, आ जाएगा 3825। तो इस सबको मैं ऐड करता हूँ। 1720 प्लस 3300 प्लस 3825, तो आ जाएगा 8845। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्लियर है ये चीज? सही है। काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग MA1 के एग्जाम का। रिसेंटली काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा एग्जाम दिया उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। ये वैसे रैंडम ही होते हैं क्वेश्चंस, आपके लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये भी एक एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज एन इक्विवेलेंट यूनिट? इक्विवेलेंट यूनिट क्या होता है? पहले पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, अ यूनिट ऑफ आउटपुट विच इज आइडेंटिकल टू ऑल अदर्स मैन्युफैक्चर्ड इन सेम प्रोसेस। एक आउटपुट का यूनिट जो कि सेम होता है। नहीं, जो प्रोसेस में हर जो यूनिट है वो सेम होता है उसको आप इक्विवेलेंट यूनिट कहते हो। नहीं, इक्विवेलेंट यूनिट तो आपको पता है क्या होते थे? इमेजिनरी यूनिट्स होते थे ना। हम कहते थे कि यार 100 यूनिट्स, अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना हो तो मैंने उसमें बताया था कि 100 यूनिट्स अगर 50% कंप्लीट है तो हम कहते थे वो 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। यानी कि हम ये असल में तो 50 यूनिट्स के बराबर तो नहीं है ना, हम एक इमेजिनरी एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ना, कि 100 यूनिट्स जो कि 50% मुकम्मल है, यानी कि आधे आधे हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे कि यार 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, कि हम कॉस्ट को अच्छे तरीके से शेयर कर सकें। इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो आइडेंटिकल तो नहीं होता। एक प्रोसेस में जितने भी यूनिट्स होते हैं कोई मुकम्मल नहीं होते, कोई होते हैं, तो आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता। नोशनल होल यूनिट्स यूज टू रिप्रेजेंट अनकंप्लीटेड वर्क। नोशनल वर्ड का मतलब होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी यूनिट्स जो कि हम एज्यूम करते हैं अनकंप्लीटेड वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यस, यस यही तो इक्विवेलेंट यूनिट है ना, कि हम जो अनकंप्लीटेड वर्क है, यानी कि वो काम जो मुकम्मल नहीं हुआ जैसे कि 100 यूनिट्स हैं वो जस्ट 50% कंप्लीटेड है, हम वो कहते हैं कि यार 50 इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है, यानी कि हम इमेजिनरी होल यूनिट्स के बराबर उनको एज्यूम कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट यूनिट की। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 8.13। If 11,750 units, completed units were transferred out, what was the closing inventory value in process B? अगर 11,750 completed units प्रोसेस से बाहर निकलें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है? अगेन वही कॉन्सेप्ट है, पहले आपने देखना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है क्या, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसकी जो कॉस्ट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। पहले मैं देखता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। प्रोसेस बी था जिसकी ओपनिंग इन्वेंट्री कोई नहीं थी। 13,500 यूनिट्स जो है ना आपने उसमें शामिल कराए थे, ठीक है, उस प्रोसेस में, यानी कि एक प्रोसेस ए था। प्रोसेस ए से जो है ना प्रोसेस बी में आपने 13,500 यूनिट्स शामिल कराए, एंटर हुए प्रोसेस बी में।
और जो निकले हैं वो कितने, 11,750। तो अगर प्रोसेस बी में 13,500 आए हैं और निकले 11,750 हैं, इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी होगी, 13,500 माइनस 11,750। 13,500 आपने डाले थे, लेकिन जो निकले हैं, जो मुकम्मल तैयार हुए हैं, वो 11,750 है। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग रह गए हैं वो 1,750 यूनिट्स होंगे, यानी कि वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पहला ये हो गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने निकालनी है। सिंपल तरीका है कि प्रोसेस में एंटर कितने हुए थे और लीव कितने हुए। जो लीव हो गए वो तो लीव हो गए, जो बच गए उसका मतलब है वो क्लोजिंग में उन पर अभी काम होगा, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अब इनकी वैल्यू निकालनी है, वही कॉस्ट देखनी है कि क्या क्या कॉस्ट है। तो ये जो प्रोसेस में एंटर हुए थे उस पे उस वक्त जो है ना, इनकी जो कॉस्ट थी 4.5 थी। जो प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में गए थे, एक तो इनकी कॉस्ट आ गई 4.5। फिर इस प्रोसेस में एडिशनल मटेरियल इन पे लगा 1.25 का। फिर जो लेबर और ओवरहेड्स है वो 6.25 थे पर कंप्लीटेड यूनिट। ये जो मुकम्मल यूनिट्स थे उन पे जो लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट थी वो 6.25 पर यूनिट थी। लेकिन क्योंकि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसका मतलब है इनकम्प्लीट चीज है, तो हमने इनकम्प्लीट वाली कॉस्ट लेनी है कि जो अभी तक इनकम्प्लीट है उस पर लेबर और ओवरहेड्स का 2.5 ही लगा है। तो हम ये वाली कॉस्ट लेंगे। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि 1750 यूनिट्स हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक तो इनकी जो कॉस्ट थी 4.5 जो इस प्रोसेस में एंटर हुए थे तब थी, फिर मजीद 1.25 पर यूनिट आपने मटेरियल डाला, फिर जो लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट थी वो 2.5 थी पर इनकम्प्लीटेड। तो क्योंकि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि अभी जो मौजूद है जिन पे भी काम होना है, मतलब है कि मैं 2.5 वाली कॉस्ट लूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.25 मल्टीप्लाई बाय 750 यूनिट से आ जाएगा 14,437.5। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है ये चीज, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या थे। इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मटेरियल मैन अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स केमिकल एक्स इन अ प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ मंथ देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द मंथ 300 लीटर्स ऑफ मटेरियल वर इनपुट। 300 लीटर मटेरियल आपने डाला इनपुट। एट द एंड ऑफ द मंथ 250 लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स वर ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। 300 आपने डाले, लेकिन 250 जो है वो फिनिश गुड्स में गए, यानी कि जो मुकम्मल यूनिट्स थे वो कितने थे, 250 थे। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 50 लीटर। 300 लीटर आपने डाला, फिनिश गुड्स जो थे वो सिर्फ 250 लीटर्स थे, तो इसका मतलब है 50 पे भी काम रहता है। और सवाल में भी उसने ये पूछा हुआ है कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जिन पे काम रहता है वो कितने एक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। जो रिमेनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था यानी कि 50 लीटर्स, वो मटीरियल्स के एतबार से 100% मुकम्मल था। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल ये जो है 50 लीटर्स 100% कंप्लीट है। इसका मतलब ये है कि 50 यूनिट्स जो कि 100% कंप्लीट है वो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स 50 के बराबर ही होगा। दूसरा, एंड 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन के हिसाब से वो सिर्फ 50% ही मुकम्मल हुए हैं, कन्वर्जन में लेबर और ओवरहेड दोनों आ जाता है। तो 50 लीटर्स जो कि कन्वर्जन के हिसाब से सिर्फ 50% मुकम्मल हैं, तो वो 25 के बराबर होंगे। 50 टाइम्स 50% यानी कि 25 लीटर्स। तो 50 लीटर्स जो कि कन्वर्जन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 50% मुकम्मल है, वो 25 लीटर्स के बराबर होंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल हमारे जो एक्विवेलेंट यूनिट्स हैं वो 50 लीटर ही होंगे, ठीक है। 50 लीटर जो कि 100% मुकम्मल है वो 50 लीटर्स के बराबर होंगे। और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 50 लीटर्स जो कि जस्ट 50% कंप्लीट है वो 25 लीटर्स के बराबर होंगे, या 25 एक्विवेलेंट यूनिट्स लीटर के बराबर होंगे। ऐसे जो है ना आपने एक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। 18.14 जो है इसका आंसर आपका सी आएगा। ये चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। सही।